Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. माय नेम इज़ आकाश कुमार और इस साल 2025 के CSE एग्ज़ाम में मेरी रैंक 101 आई है और मेरी मेंस में मार्क्स 800 थी और इंटरव्यू में 200 थी। खैर उसकी बात में करेंगे। मेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 6 अटेम्प्ट में 5 मेंस दिया है सिविल्स के और 2 फॉरेस्ट के और 7 में 7 बार निकला है। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। सब्जेक्टिविटी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट एक बेंचमार्क आपका होता है जो कि आपको हर बार नैया पार लगा देता है। खैर उसके बाद भी बात अलग होती है कि आप 800 ला रहे हो, 760 ला रहे हो या क्या ला रहे हो। तो कमिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई वांट टू टॉक अबाउट मेंस फर्स्ट एंड लार्जली मेंस बियॉन्ड यू अकेडमिक्स कि भाई जो हम कर रहे हैं उससे बियॉन्ड क्या मैटर करता है और मेरे को कैसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला इस चीज़ को। तो मेंस का देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अकेडमिक की बात करें तो आपके पास सारे चीज़ों के नोट्स होने चाहिए। कुछ चीज़ें मैं रिपीटेटिव बोलूँगा क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, आप सोशल जस्टिस उठा लीजिए, एथिक्स उठा लीजिए, आपको हर चीज़ के आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आपको मार्केट में आजकल अच्छे ठीक ठाक नोट जिसों की 80-85% तक एफिशिएंट हैं आपको मिल जाएंगे। चाहे आपको 2-3 हैं, आप उनमें से देख लीजिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम क्योंकि अब होगा नहीं तो आप नोट्स बनाने में नहीं जाएंगे। तो पहली बात हो गई नोट्स की जो व्यथा है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप बना लीजिए, नहीं है तो मार्केट के नोट्स भी मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट है। 80-85% आपको 10-15% ऐड करना है उसमें और उससे आपकी नोट्स की व्यथा ख़त्म होती है। ठीक है, मेंस में तो ये पहला गेम है। फिर दूसरी बात आती है आंसर राइटिंग की कि भाई कैसे लिखे, क्या लिखे। देखिए आंसर राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ इंक्रीमेंटल इन नेचर। ट्रांसेंडेंटल कुछ नहीं होता कि आज तो बहुत अच्छा नहीं लिख रहे हैं, शाम तक मुझको ऐसा बता दूंगा कि आपके 2 आ रहे थे 10 में भी 6 आएंगे। नहीं, धीरे 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 ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए वाला जो आइडिया है वही चलता है इसमें। तो आप अगर आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। जैसे कि कोई सवाल आया है कि भाई इंडिया में पॉवर्टी, लार्जली एक सवाल तो आता ही है कि इंडिया में पॉवर्टी अभी तक भी क्यों है, तो इंडिया का इकोनॉमी इतना अच्छा कर रहा है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। दूसरी चीज़ हो सकती है कि इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी क्यों नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो हो सकता है आप लिख ना पाएँ लेकिन आप सोच तो सकते हैं ना कि हाँ भाई इंडिया में पॉवर्टी अभी भी क्यों है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो सारे लोगों के पॉकेट्स में इक्वली नहीं जा रही है। देयर इज़ अ गैप। जैसे कोई डेटा है कि 1% इंडियन के पास 47% वेल्थ है, उनकी 1% के पास 25 से 26% इनकम है। अगर ऐसी बात है तो जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके पास तो पैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा एक तो हो गया इनकम पॉवर्टी, कहीं पे हेल्थ डिस्पैरिटी है, एजुकेशनल डिस्पैरिटी है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच अगर हम अमर सेन जी की बात करें तो कैपेबिलिटी काफ़ी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ऐसे आप 2-3 चीज़ें सोचिए कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 48% है। तो अगर कोई बीमार पड़ेगा जिसकी सेविंग कम है तो वो तो पॉवर्टी में चला जाएगा, लोन लेके ही हेल्थ दिखाने में। ऐसे 5-6-7 चीज़ें आप सोचते जाइए, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारी सोशलिस्ट पॉलिसी है, DPSP में हम गरीबों के लिए हेल्प करना चाहते हैं। राइट टू एजुकेशन है, फूड मिलता है, देखना आपने कोविड में देखा होगा 80 करोड़ लोगों को मिल रहा था। एजुकेशन मिलता है, स्कॉलरशिप है, बहुत सारी चीज़ें करने को तैयार है और इससे चीज़ें इंप्रूव हुई है। लेकिन और अलग लेवल पे करने के लिए 4-5 सेशन क्या कर सकते हैं आप? अगर अलग अलग है तो जो कैटेगरी सेंट्रिक है कि भाई रूरल जो डिस्ट्रेस्ड लोग हैं, एक पर्टिकुलर आर्टिजन्स हैं, उनके लिए स्कीम ले आएंगे। कोई नॉर्थ ईस्ट का स्कीम लेके आएंगे ताकि हर पॉकेट को टारगेटेड फैशन में करें। एक स्कीम ले आए तो उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी। तो ये आपका आंसर राइटिंग का ब्रॉड थॉट है। अब आता है फ्लेयर ऑफ आंसर राइटिंग कि आप लिखेंगे इसको कैसे। ये बेबी स्टेप से स्टार्ट होगा। एक फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, बॉडी में 10 मार्कर में पॉजिटिव नेगेटिव और 15 मार्कर में पॉजिटिव नेगेटिव रिकमेंडेशन एंड सजेशंस। एक लार्जर रहता है। कहीं पे आप मैप बना सकते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, कहीं पे आप डायग्राम बना सकते हैं, कहीं पे ग्राफ बना सकते हैं इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर में। आप ये सब चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप टॉपर के कुछ
आंसर्स देखिए जो रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम अपने टाइप के टॉपर देखें। अपने टाइप का मतलब आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है यू आर क्वाइट गुड विथ इंग्लिश, तो आप वर्ड्स वैसे लिख सकते हैं। देर आर पीपल हु आर क्वाइट एवरेज इन राइटिंग। तो जो भी टॉपर जिस टाइप की इंग्लिश थी आप उस टाइप का देखेंगे तो आप ओवरवेल्म नहीं होंगे। नहीं तो आपको तो यही लगता रहेगा कि अरे इतना अच्छा इंग्लिश है, कैसे लिख पाएंगे, क्या करेंगे। दिस इज़ नॉट एग्जाम ऑफ इंग्लिश। वो बस ऐसे में वो इंग्लिश का एक पेपर होता है, वहाँ चेक हो जाता है बेयर मिनिमम। इट्स अबाउट फ्लेयर तैयार करने का तरीका बहुत होता है आंसर राइटिंग में। हो सकता है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी इतनी अच्छी है, उससे आपका आंसर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल है, आप फैक्चुअली बहुत अच्छी बातें करते हैं। आपके पास कोई ना कोई चीज़ होगा जिसमें आप ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अपने चीज़ों को पहचानिए और वैसे टॉपर के कॉपीज़ देखना स्टार्ट कीजिए, सो दैट यू फील कि दिस इज़ विद इन माई रीच एंड नॉट बियॉन्ड माई रीच। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तो पॉल साइंस में इतना अच्छा लिख रही है क्योंकि उन्होंने BA और MA दोनों किया है, और आप इंजीनियरिंग से आके पॉल साइंस लिखना चाहते हो। इट विल टेक यू सम टाइम, बट क्या इंजीनियर 290 नहीं लाए हैं? देर आर पीपल हु गॉट 300 इन द पास्ट। तो आप इंजीनियर वाला अप्रोच रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फीजिबल है। जो 5-6 साल से यही पढ़ रहा है, वी कैन नॉट रीच देम इन दैट फैशन। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिए कि आप ऐसे टॉपर को ना पकड़ ले जो आपसे बिल्कुल अलग है शैली में। आपकी हैंड राइटिंग खराब है और आप देख रहे हैं कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छे वाले का, तो आप परेशान ही रहेंगे कि मेरा तो हो ही नहीं सकता। आपके लिए ये ज़्यादा बेटर है कि आप उनका देखें जिनका शायद इतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आए। ये थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको चाहिए, थोड़ी स्मार्टनेस कि हम क्या कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं। जब आप ये सब देख ले, देखना सोचना एक अलग चीज़ है, एक्चुअल काम। UPSC इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, क्योंकि 1750 आंसर राइटिंग का है। इंटरव्यू एक छोटा सा पार्ट है और प्रीलिम्स तो काउंट भी नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन आंसर राइटिंग एग्जाम। आप आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले 1 क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए। आजकल तो AI टूल्स भी हैं, वहाँ भी चेक करा सकते हैं। आप अपने मेंटर को रखिए। मेंटर एक सारथी जो होता है, मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी से आप टच में होने चाहिए जो आपको इमोशनल सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट सब देता रहे और आपके बारे में जाने कि आप एक प्रोडक्ट हैं उसके लिए। तो आप कैसे प्रोडक्ट है, आपका बेस्ट कैसे लाया जाएगा। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब 1-2 सवाल लिख ले, इन पे थोड़ा वर्क करिए, फिर धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आप ठीक लिखने लगेंगे। लेकिन अब तक आप टाइम से नहीं लिख पा रहे होंगे, अब थोड़ा टाइम से लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर 7 क्वेश्चन 1 घंटे में लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर 1.5 घंटे, फिर 3 घंटे। तो यही डगर है आंसर राइटिंग की, है ना। इसमें आप टॉपर कॉपीज जब लिखने के हिसाब से देख रहे तो आप ऐसे देखिए, दिखने के हिसाब से देखेंगे। यू हैव टू सी, कोई ग्राफ डाल रहा है, कैसे ग्राफ डालना है, इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो एक होता है ना कि सबसे पहले हम उजला पेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम POP करते हैं, फिर उसके बाद अच्छा पेंट करते हैं। ये यही लेयर है। पहला अपना थ्रेशोल्ड आ गया, मेंस निकलने जैसा 90 नंबर, ठीक है। उसके बाद एक POP करवाई, वो हो गया 100 नंबर कि थोड़ा आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन लिया, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा कर लिया। अब फाइनल टच आया, जो लाइटनिंग वाला होता है ना, वो क्या रूम है, क्या पेंट हुआ है, वैसे के लिए फिर आपको थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें जो टॉपर ने बात करी होगी, जो आपको लगता है आंसर राइटिंग को काफ़ी चीज़ें ठीक करता है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। मेंस के लिए नोट्स की बात हो गई, आंसर राइटिंग की। एक्स्ट्रा कंटेंट करंट अफेयर्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता दूं कि UPSC कभी भी प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो एक स्टैटिक के साथ मिक्स होके आएगा। तो एक ही सोर्स रखिए और उस सोर्स को देख लीजिए टॉपिक के साथ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक है ना प्रोपोर्शनल मैनर में पढ़े, ऐसा नहीं कि 5 करंट अफेयर्स पढ़ लिया क्लास कर रहे हैं। आप मैगजीन उठाइए, जल्दी से ही हो जाएगा सब। उसको थोड़ा अपने नोट्स में करंट अपडेट किया, है ना। इन सारी चीज़ों को आप डिजिटल फॉर्मेट में कर सकते हैं ताकि आप मॉडिफाई बहुत आराम से कर लें। भाई करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया, ये नया रेगुलेशन चेंज हुआ है और ये मॉडल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का इस कंट्री का बहुत अच्छा है। फिर आपको कुछ नया मिलेगा, वहाँ ऐड कीजिए। पेज में लिखेंगे तो एक तो सॉइल हो जाएगा पेज, 2-3 साल बाद काम नहीं आएगा, और वहाँ पे अगर जाएंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो इस साल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कहाँ से आपको पता लगेगा। कुछ लोग देते भी है लास्ट में, लेकिन आप 2 कोचिंग के, फॉर एग्जाम्पल जो पॉपुलर कोचिंग है, उनके उस 3 महीने के बीच में जो फुल टेस्ट हो रहे हैं उनका सोल्यूशन पढ़ जाइए। उन क्वेश्चंस के नहीं जो आपको आता है, जो नहीं आता है उनके पढ़िए, ताकि अब आपके पूल में 50 एक्स्ट्रा टॉपिक जो प्रोबेबल हैं, क्योंकि उनकी एक टीम है जो सोच रही है कि इस साल आएगा क्वेश्चन वही बना रही है। तो देयर इज अ टीम वर्किंग ऑन दिस रिसर्च।
उसका आप फ़ायदा लीजिए। इस 50-60 और जो नए टॉपिक आपके ऐड हो गए हर सब्जेक्ट में 20-25 या 15-20 70-80 टॉपिक हो गए, ये आपको फिर से हेल्प करेगा। हर पेपर में 2 या 3 सवाल आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ये हो गई अकेडमिकली मेंस को कैसे मैनेज करना है। लेकिन 2-3 टाइप के लोग होते हैं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा चल रहा है बट वहाँ पे नहीं हो रहा है, या फिर आप स्टैग्नेट कर गए, जैसे मैं स्टैग्नेट कर गया था पॉलिटिकल साइंस में, 250 ही आ रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ 250, तो हम क्या करें। तो अगर आपको जीएस में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका 2 तरीका हो सकता है। पहला, आप 4 में से कोई 2 पेपर उठाएं, फॉर एग्जाम्पल GS2 GS4 जिसमें मार्किंग अच्छी होती है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करें, उसमें ज़्यादा प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ज़्यादा मैप्स और ज़्यादा रिसर्च करें टॉपर कॉपीज़ को, ताकि आप एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं। ये काम 1 और 3 के लिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सबके लिए एक्सेप्शनल मेहनत तो कर नहीं सकते, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है। उन दोनों को बैलेंस करें, इन दोनों को बढ़ाएं, इससे आपकी स्कोर में 25-30 नंबर का जंप आ जाएगा। ये किए हो गया। फिर दूसरा, आप जिस मेंटर के साथ काम कर रहे हैं आंसर राइटिंग में, उनको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके फैशन से एक लिमिट लेवल तक आप 400 तक पहुंच गए। अब आपको एक नया चीज़ चाहिए, एक नई आंसर राइटिंग की एबिलिटी चाहिए, आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो, उनका ऐड हो जाए, आपकी पेपर थोड़ी अलग लिखे, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़, बहुत स्मार्ट चीज़ आती है। ऐसे करके आप नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का बात करें, अगर वो कोई ऑप्शनल है आपका, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी ऑप्शनल है, तो मुझे क्या लगता है स्टैग्नेशन ना काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे। मतलब एक्सेप्शनल जो ज़्यादा अच्छे नंबर मार्क है वो एक्सेप्शनल है। आमतौर पे आपके 250 आएंगे, क्योंकि कंटेंट सेम है, आंसर राइटिंग एक ही जगह कर रहे हैं, फीडबैक भी एक ही जैसा मिल रहा है। बहुत मुश्किल है इम्प्रूव करना, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लग रहा था कि डिमांड साइड से एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है देन सप्लाई साइड से, कि मैं ये पढ़ लूँ, इनमें से आए तो लिखूँ, रादर देन वो पूछ क्या रहा है वैसे चलेंगे। तो मैंने पाया कि कुछ रिपीटेटिव थीम है जो आती है। उसके बाद मेंस का मार्क्स लाने में उस दिन का बहुत रोल है। तो मैं कर क्या रहा था कि जनरली क्या 50-50 नंबर के 5 सेट होते हैं, 10-10 मार्क्स के 5, 15-15, 20 के एक सेट होता है। 4 सेट सभी अच्छा लिखते हैं, 10-10 मार्क्स के लिख दिए 8-8 मिनट में। लास्ट के 5 क्वेश्चन के लिए 20-22 मिनट बच रहे थे। तो मुझे लग रहा था हर बार मैं 5-6 सवाल बहुत ख़राब लिखता हूँ और बाकी 17-18 सवाल, 15-16 सवाल अच्छे लिखता हूँ, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना, मुझे सारे क्वेश्चन ठीक से लिखने हैं। उसके लिए जो आगे के सवाल है उसका लेवल 5-10% कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वाई देयर इज अ मेरिट टू दिस, आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो 6.5 मिलेगा, आप अच्छा लिखेंगे तो 6 मिलेगा, वहाँ पे गैप कम है। लेकिन अच्छा और बुरे में गैप 4 नंबर का है। तो बाकी जो 6-7 सवाल है उसमें आपके नंबर बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, जो अच्छा लिख रहे हैं उसमें आधा ही मिल रहा है, तो प्रोपोर्शनली आपको बहुत लॉस हो गया। तो ये आइडिया मुझे 3-4 मेंस देने के बाद लगा कि यही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा रहा था, फीडबैक सब अच्छा आ रहा है। टाइम से लिखना स्टार्ट किया, डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, हर दिन 1 घंटे लिखता। एक सचिन गायरा नाम का लड़का है, आई एम श्योर कि वो IAS IPS बन ही जाएगा 1-2 साल में, इस साल गड़बड़ हो गई। डेली आंसर राइटिंग करता था, डेली डिस्कशन करता था और देखता था कि क्या प्रैक्टिकली फीजिबल है, क्या नहीं करना है। उससे डेली लेवल पे इंप्रूव हो गया 1 महीने में। जब वहाँ गया तो मेरा पहले से फिक्स था, जैसे मैं प्रीलिम्स में भी बात करता हूँ, 35 मिनट्स में कर लूँगा चाहे जो हो, और वो कर भी रहा था और एग्जाम के पहले बोल के भी जाता था, वहाँ जाके वापस लिखता था, याद दिलाता था कि ये करना है, नहीं तो वहाँ अच्छा लिखने के चक्कर में और वेस्ट हो जाएगा। आप मान लीजिए मेरा ऑप्शनल का पेपर 3 मिनट पहले खत्म हो गया था, पेपर 1, और 5 मिनट पहले पेपर 2, इसलिए मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट आए हैं 290, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ मैंने यही करेक्ट किया था बियॉन्ड लास्ट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट करने से आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैं 4 साल तक एकेडमिक मेहनत करता जा रहा था। अब वो वहाँ फ्रक्टिफाई नहीं कर रहा है, तो मैं आउटसाइड जो वहाँ पे डिमांड है उसके हिसाब से पेपर मैनेजमेंट पे बहुत फोकस कर रहा था। फिर दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे जो नोट्स है उसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे, आंसर राइटिंग की एबिलिटी अलग कह सकते हो आप। जो PYQ है ऑप्शनल के, घुमा के मैं एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से ओरिएंट करके चैट GPT में डालता था और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लेता था। उससे मुझे लगा कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। मतलब मैं अपनी दोस्त को भी पढ़वाऊँ, वो भी कहे कि हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है। शी वॉज नॉट फ्रॉम पॉल साइंस,
तो मुझे लग रहा है कि शायद वो भी यही चाहते हैं कि आप बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से लिख पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से आंसर निकल के आता है उसमें, और एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के 4 तरीके से देखेंगे, 360 डिग्री व्यू आपको आ जाती है। और खासकर वो टॉपिक है जिसके नोट्स आपके अच्छे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे भी पता नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का टोटल फलक्रम क्या, हम तो यूपीएससी जितना लिमिटेड है। आप ज़रूर यूज़ करें, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, काफ़ी ज़्यादा। इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो गई। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ पे कि टेस्ट सीरीज़ कितनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रीअश्योरिंग योरसेल्फ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन राइटिंग। कुछ लोग आपको बोलेंगे डेली अ टेस्ट, कुछ मेरिट है उसमें, मुझे नहीं लगता है कि ये फिजिबल है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि आप मैक्सिमाइजर मत बनिए टेस्ट का। आप 7-8 लिखिए, लेकिन एक प्रोसेस है। आपने लिखा, टाइम से लिखा, रिव्यू किया, कुछ पॉइंट्स बनाए, अगले बार माइंड में उसको रखते रहिए 5-6 दिन, दूसरे पेपर में उसको इंप्लीमेंट करें। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे और माइंडलेसली पेपर के पेपर लिखते जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इफिशिएंट एग्जामिनी बन जाएंगे, लेकिन आप बहुत प्रोफिशिएंट नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका बस ये इंश्योर हो जाएगा कैसा भी सिचुएशन दे दूं, 50 डिग्री का टेम्परेचर, आप 80 नंबर ले आएंगे। बट आप 80 का इंश्योर तो है, लेकिन 90 कभी नहीं ला पाएंगे। आप चेक ही नहीं कर रहे, आप बस लिखते जा रहे, तो उस एबिलिटी में आप अच्छे हो रहे हैं, बट आपको एबिलिटी चेंज भी तो करनी है। प्रोफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है रिव्यू करें, कुछ चेंजेस लाएं, अगले बार 5 नंबर और बढ़ाने की कोशिश करें। आप 7-8 टेस्ट GS 1 2 3 4 के लिख दें, मुझे नहीं लगता है कि ये कम है। और लिखते भी सब यही हैं, कुछ लोग ज़्यादा लिखते हैं और हम औस्टक हो जाते हैं कि लोग लास्ट में तो एक दिन ये लिख रहे थे। एक और चीज़ है कि आप सिमुलेशन करिए, कि अकेला टेस्ट लिखना बहुत अलग बात है, 5 टेस्ट एक साथ लिखना बहुत अलग बात है। लास्ट में 1 या 2 बार सिमुलेशन कीजिए, 3 दिन में 5 पेपर, ऐसे GS 1 2 3 4, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये आपको बताएगा कि जब तीसरा पेपर लिखने जाए, खासकर जो पहली बार लिखने जा रहे हैं, जो तीसरा पेपर लिखते हैं उसमें कितना दिक्कत होती है, हाथ कितना दर्द होता है। और GS 4 जो बहुत मार्किंग वाला है, वो 5वां पेपर है और आप लिखते जा रहे हैं, आपकी बॉडी में कैसा इंपैक्ट आ रहा है। क्या कॉफ़ी पीने से कुछ एनर्जी आती है क्या बीच में? लाइट खाना खाऊं या ज़्यादा खाना खाऊं, मेरे लिए क्या वर्क करता है? फ्रूट्स खाऊं, सीरियल्स खाऊं, ये सब फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने सेंटर पे एक गाड़ी बुक करके जाएं। सेंटर पे धूप में बैठ के, बारिश में बैठ के, आपको अगेन वो एक साइकोलॉजिकल लॉस हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी भाग के जाएंगे, धूप में एनर्जी लो डाउन करके जाएंगे, आपका मेंस का एफिशिएंसी अगर 2% भी गिरता है, अगर 5 नंबर भी नीचे आ गया, 50 रैंक पीछे चले जाओगे। आप बहुत खर्च कर रहे हैं, आप एक गाड़ी बुक करके जाए, AC में रहें, लोग उसको लग्जरी बोले, आप उस पर ध्यान मत दें। इट्स अ नेसेसिटी अकॉर्डिंग टू मी। कम से कम 2 या 3 बार पॉल साइंस में बारिश हुई है मेरे टेस्ट। GS 1 2 3 में कभी कभी इतनी गर्मी होती है, हालत खराब हो जाती है उसमें आप, और वहां पे तो AC तो लगा नहीं है, पंखा है, और पागल हो जाएंगे आप। डोंट गो बाय ऑल दीज थिंग्स, दीज ऑल आर एडिशंस इन योर लाइफ। अपने पेरेंट्स अगर पॉसिबल है उनको बुलाएं, रेलीगेट करें अपना काम कि मम्मी खाना आप मैनेज कर लीजिए, कोई एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिया आप लेके आए। ये सब चीज़ों से आपका माइंड सिर्फ एग्जाम में लिखने तक फोकस रहेगा। ऐसा नहीं कि क्विंटेसेंशियल नहीं है ये, बट इट कुड बी एन इंस्ट्रूमेंटल थिंग फॉर यू। आपको बहुत एडवांटेज देगा। जब से मेरी मम्मी एग्जाम दिलाने आई मेंस में, मुझे लगा मेरा ग्राफ बहुत अच्छा हो गया। गाड़ी होती थी, AC होता था, बुक करके आते थे, खाना अच्छा मिल रहा था। आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है, ऐसा मत सोचिए कि अगर पेरेंट्स आपके किसी डिफिकल्टी कारण नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग का वैसे भी होता है। मैं कह रहा हूँ इफ़ पॉसिबल प्लीज़ गो फॉर इट। दोस्त को ही बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ऑन द डे आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। इसके बहुत लेयर है, अकेडमिक लेयर, प्रोफिशिएंसी लेयर, वो जो मैं कह रहा हूँ, अपने दिमाग को इतना सख्त बनाना कि 35 मिनट्स में अगर नहीं होगा बॉम्ब गिर जाएगा। करना ही है। 34-59 पे आपके 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जब तक आप इमोशनल रहेंगे आंसर राइटिंग में, तब तक आपके कम मार्क्स आते रहेंगे, जो मेरे साथ 4 साल हुआ पॉल साइंस में, बट 5वें साल ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सोच के गया था आज दुनिया पलट जाएगी तो भी मैं 35 मिनट्स में कर ही लूँगा, और मैं कर ही लिया। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ इमोशन लेसनेस यू हैव टू हैव फॉर दिस एग्जाम। बहुत इमोशनल आप नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ हो गई। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है 2023 में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, भीग रहा था, कुछ कर रहा था, समथिंग हैपेंड, एंड 15 दिन मैं गंगाराम में था, और वो मेरा अटेम्प्ट मेंस उसी में ख़त्म हो गया। इंटरव्यू देने गया, बट मेंस का स्कोर इतना ख़राब था, दिक्कत हो गई। अगर आप
किसी राजेंद्र नगर, करोल बाग ऐसे कोई हब में रहते हैं, यहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, पानी बहुत गंदी हो सकती है, आपको टाइफॉइड ये सारी की चीज़ें होती रहती हैं, पानी पे ध्यान दें। मेंस को 3 महीने में आप बीमार नहीं पड़ सकते, 5 दिन आपका वेस्ट हुआ, आप बहुत पीछे चले जाएंगे कंपटीशन में। प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपका एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, अब तो खैर यूपीएससी आंसर की भी देने वाली है, गुड थिंग हैज़ हैपेंड। अब इसमें मत पड़ जाइए कि वो चाचा तो कह रहे हैं कि 105 जाएगा, वो कोचिंग उसने लास्ट टाइम सही प्रेडिक्ट किया था। 2 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका निकल गया तो ये 10 दिन भारी पड़ जाएंगे, और नहीं निकला तो ऐसा तो दिक्कत नहीं आएगी कि आपने 7 दिन पढ़ लिया, जैसे 1 साल से पढ़ रहे थे वैसे 7 दिन से पढ़ रहे थे। नेवर डू दिस। एक कट ऑफ स्पेकुलेशन में मत जाइए, मोटा मोटा आ रहा है देखेंगे, ठीक है, और ये 7 दिन आपको हेल्प भी करेगा आपके अच्छे नंबर लाने में। डोंट वेस्ट योर टाइम, कोई कट ऑफ नहीं बता सकता कितना जाएगा। कुछ लोग तो ये भी प्रिडिक्ट करते हैं हम यूपीएससी से पता कर रहे हैं, अगर वो सही भी है, बहुत बार सही भी होता है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर यू। आपका 10 दिन 15 दिन वेस्ट हो जाएगा। आप अच्छे से करें, ये इंपॉर्टेंट है। एस्से पे मैं फिर से आऊँगा। एस्से में देखिए क्या है कि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग पेपर है। मेरे 131 2-3 बार आए हैं, इस बार 94, बहुत सारे लोगों के खराब हुए हैं। तो मुझे क्या लगता है कि एक लेवल के बाद एस्से में बहुत कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, देयर आर टीचर्स आउट देयर हु कुड से कि नहीं ऐसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे। तो पिछले साल का 131 बहुत अच्छा स्कोर था, वन ऑफ द टॉपर स्कोर था, तो मुझे पता है एस्से कैसे लिखना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। और बार भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं, तो आई नो वॉट एस्से इज ऑल अबाउट। बट इवन आफ्टर दैट दिस वॉज माई बेस्ट एस एंड आई गॉट 94। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अभी मार्किंग 125 नंबर में करनी है और जीएस में 10-15 में करनी है। 1-2 नंबर क्वेश्चन में कम भी दे दिया तो ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर एस्से उनको समझ में नहीं आया तो 65-70 भी दे सकते हैं, 40-45 भी दे सकते हैं। तो जंप जो है, क्योंकि उनके पास 2 ही क्वेश्चन है चेक करने के लिए, दिस विल ऑलवेज बी देयर। मेरा मानना है एस्से के लिए आप जो भी कोचिंग कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन, बॉडी सिंथेसिस, ये सब तो आपको पता ही होगा। एक लेवल के बियॉन्ड आप बहुत ज़्यादा ना करने की कोशिश करें, इससे एक आप नेचुरल एस्से लिखेंगे। दूसरा, एक लेवल के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है, आप वही चीज़ लिखेंगे। बहुत बार तो पहली बार जाते हैं उनके 115 आ जाते हैं क्योंकि नेचुरल फ्लो में लिखते हैं। एस्से को वहीं रोक दे जहाँ पे आपको अच्छा लगने लग जाए। देयर इज़ नो मेरिट इन गेटिंग मैड अबाउट इट। उस टाइम को आप कंटेंट पेपर GS2, GS4, 1, 2, 3 में लगाएंगे, मेहनत का प्रोपोर्शनल मार्क्स आ जाएगा। बहुत बार ये भी होता है कि आपके 7 में से 3-4 पेपर बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बट 3-4 खराब हैं, एवरेज नहीं है। आप एक लेवल के बाद पेपर से इमोशंस घटाएं। 1 अच्छा हो गया है तो 2 अच्छा करने पे ध्यान दें, 3 अच्छा करने पे। एक मिनिमम बेंचमार्क सारे पेपर में चाहिए। बहुत बार हमें ऐसा अंदर से लगता है कि यार मेरा ऑप्शनल अच्छा है तो हम उसी में मेहनत करते हैं, बिकॉज वो कंफर्ट जोन देता है, वो हमें एक डोपामीन देता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं। बट आपको 7 पेपर अच्छा करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेंस में ब्रॉडली एकेडमिकली तो आप कर लेंगे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स कर लीजिए, आंसर राइटिंग, टॉपर कॉपी सब ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डे ऑफ एग्जाम को प्रिपेयर करना। जैसा मैं कह रहा था, आप सोच के जाइए पहले 7 सवाल 1 घंटे। मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ। GS1 में मैं सबसे पहले हिस्ट्री करता था क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, ध्यान से कर। 3 10 मार्कर, 3 15 मार्कर आते हैं, 1 घंटे में नहीं 55 मिनट मुझे करना है। फिर सोसाइटी के क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 18, 19, 20, फिर से 55 मिनट में, और 70 मिनट में ज्योग्राफी करता था। GS2 में सबसे पहले 4 IR का सवाल करता था, PSIR मेरा है 35 मिनट, क्योंकि पहले 30 मिनट ही डिसाइड करता। अगर इस 30 मिनट में एक्सपेक्टेड टाइम से 10 मिनट चले गए आप आगे, आपका पेपर या तो खराब होगा या लास्ट के 5 सवाल बहुत खराब लिखेंगे। और आप ये बात याद रखिए, अच्छे बहुत अच्छे में आधा नंबर का फर्क है, अच्छे और खराब में 3 से 4 नंबर का फर्क है। यू डोंट वांट टू लूज आउट। वो आधा नहीं लेंगे तो आप बैलेंस हो जाएंगे, और टाइम सेम है, इसलिए टाइम से चले। उस दिन अपने आप को 10 बार बोल के जाइए, टाइम से ही मुझे करना है, चाहे जो हो जाए, मेरा कोई आंसर खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा हो या ना हो। अगर सारे आंसर आप एवरेज लिख देंगे, आप मान लीजिए आप टॉपर से 5 या 10 नंबर ही कम रहेंगे पर सब्जेक्ट, गुड चांस कि आप टॉप 10 में भी आ जाएंगे। इसलिए एक्सेसिव अच्छा के चक्कर में मत पड़िए, हर चीज़ को बैलेंस रखिए, हैंड राइटिंग ठीक ठाक रहे, एवरेज आउट रहे।
एक पेपर की यूनिफॉर्मिटी रहे, क्वेश्चन सही से पढ़े, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डे ऑफ एग्ज़ाम इंस्ट्रूमेंटल है, आप उसको अच्छे से प्लान करके जाएं, यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ की टॉपरगिरी यहीं रह जाएगी कि ओपन टेस्ट में 450 बन रहे हैं। दैट डे इज़ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ एड्रेनलिन फ्लोज ऑन दैट डे। उस दिन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कभी कभी लेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई जेल में नहीं डाल रहा। आप उसको अपना लक मान के 5 मिनट लॉस मान करके 2 घंटे 55 मिनट में बेस्ट करें। मैं खुद एक बार एक ख़राब कर चुका हूँ क्योंकि मेरा पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 9-2 में मिला था, 8:55 में मिलना चाहिए 9 से 12 की एग्ज़ाम में। यू कांट कंट्रोल। अरे मेरे एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा हवा नहीं चल रहा था, बहुत गर्मी थी या बारिश हो रही थी। आप कर लीजिए अपनी इमोशन के लिए सब बातें, इट डज़ नॉट मैटर। दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, यूपीएससी हैज़, और आपको वहीं देना है। स्टॉप क्रिबिंग, उसी में बेस्ट कीजिए। अगर आप उस रूम में सबसे अच्छा पेपर लिख रहे हैं, बहुत हद तक चांस है कि आप अच्छा ही लिख रहे हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर में घूम के अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए। कोई भी सिचुएशन हो आपको करना ही पड़ेगा अच्छा। यू कांट चेंज द रूम। ऐसा कुछ है नहीं कि आप बोलेंगे मुझे एसी रूम चाहिए, ये चाहिए। हो सकता है पंखा ही ना हो सकता है आपका बेंच टूटा हो, उसको खैर आप चेंज करवा सकते हैं। दे डू टेक केयर ऑफ इट। मैं इसलिए बार बार उस एग्जाम डे की बात कर रहा हूँ क्योंकि देर आर गुड नंबर ऑफ पीपल जो बार बार इंटरव्यू जा रहे हैं और बार बार वापस जा रहे हैं इंटरव्यू। एग्जाम डे पे वो कहीं ना कहीं 2 या 3 पेपर खराब कर देते हैं, उनमें से एक मैं भी था पहले 2-3 सालों में। डे ऑफ एग्जाम इज इसेंशियल। तो मैं वही कह रहा हूँ, डे ऑफ एग्जाम सबसे ज्यादा इसेंशियल है। आपकी सारी एफर्ट फ्रक्टिफाई उसी दिन होती है। बहुत जरूरी है प्लान अच्छे से करना। साइकोलॉजिकल है, फिर से लास्ट 2 दिन आप प्लान कर लीजिए मुझे कितने टाइम पे क्या करना है, मैं कब जाऊंगा। 7 बजे मैं किताब छोड़ दूंगा, 7 से 7:30 नहाऊंगा। जो भी आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन एकदम रिजिड है, आप उसको बहुत चेंज ना करें। अंदर कब जाऊंगा ये भी टाइम फिक्स है। 8:30 में बुलाता, 8:20 में जाऊंगा, लाइन लंबी लग जाएगी, थोड़ी एग्जर्शन हो जाएगी, और अगर उसके चक्कर में 4 मिनट पेपर लेट गया अंदर तो फिर मैं बैठ के सांस नहीं ले पाऊंगा और पेपर लिखना होगा। ऑल दीज थिंग्स मैटर। आई एम टेलिंग यू, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर चीज़ का 1-2% अंतर पड़ेगा और आपके ओवरऑल स्कोर में 10 नंबर का अंतर पड़ जाएगा, ये छोटी सी बात में। इसलिए आप ध्यान से रखें, पानी लेके जाएं, ये सब चीज़ें बहुत, मैं क्योंकि उस समझता हूँ कि उस दिन का सबसे ज़्यादा रोल है एक लेवल के बाद, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हर चीज़ अच्छे से करें एंड डू योर बेस्ट। इसमें भी वही डिक्टम है, मध्यम मार्ग का। एक लेवल के बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पूजा पाठ कीजिए और ध्यान से जाइए, माँ बाप के साथ रहिए। आई थिंक यू विल डू गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एज वेल, जो अगले 3-4 महीने में होगा। आई होप यू डू गुड। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, खासकर नॉन अकेडमिक वाला पार्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए एंड आई होप यू डू वेल एंड थैंक यू सो मच। आगे बढ़िए।